हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं सीटेट का सीटेट का धुआंधार प्रैक्टिस सेट। आपको हिंदी भी रहेगा, हिंदी पेडोलॉजी, आपका जो है कि सीडीपी रहेगा और जो है आपका पर्यावरण भी रहेगा। तो इसको आपको 3 विषय का इसमें हम कवर करना चाहेंगे। सुपर फास्ट रिवीजन देंगे आपको। सीटेट का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, पूछेगा ही पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही, क्वेश्चन आता ही आता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? बताइए। सूक्ष्म मतलब कौशल, दौड़ना, चलना, घसीट कर लिखना कि कूदना। सूक्ष्म कौशल का कौन सा उदाहरण है? चारों में से बताइए। दौड़ना, चलना, घसीट कर लिखना कि कूदना। तो हमारा सबसे जो छोटा इसमें कम हमारा जो है हो जाएगा सूक्ष्म कौशल घसीट कर लिखना। क्या हो जाएगा? घसीट कर लिखना। ये सबसे सूक्ष्म कौशल हो जाएगा हमारा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि पियाजे के अनुसार एक शिक्षक खाली स्थान और कैसा होना चाहिए? होना बहुत जरूरी है। कैसा होना बहुत जरूरी है? 2 खाली स्थान दिया है, ऑप्शन के अनुसार इसको देखेंगे। गतिशील, लचीला होना जरूरी है कि संरक्षित, कि अनम्य होना जरूरी है, कि सहानुभूतिपूर्व, कि पारदर्शी होना जरूरी है, कि आंतरिक एवं व्यवहारवादी। क्या होना जरूरी है पियाजे के अनुसार एक शिक्षक को? बताइए। तो क्या हमारा हो जाएगा इसका? गतिशील एवं लचीला। कैसा? पियाजे के अनुसार एक शिक्षक को यहाँ पे हमारा भरा जाएगा गतिशील। क्या भरा जाएगा? गतिशील भरा जाएगा। गतिशील होना चाहिए और लचीला होना चाहिए। लचीला मतलब विद्यार्थियों के प्रति जो है कि लचीला हो, दुर्व्यवहार ना करे, अच्छे से विद्यार्थियों से बात करे, उनको अच्छे से जो है कि क्या करे, पढ़ाए। ये नहीं कि विद्यार्थी एक क्वेश्चन लेकर आया, गलत किया, उसको डांट के भगा दे। गतिशील होना चाहिए। ये नहीं कि मरियल टाइप होना चाहिए, ठीक ना, धीरे धीरे बोले, धीरे धीरे पढ़ाए, बिल्कुल अस्कतिया हो, ऐसा नहीं। गतिशील होना चाहिए, एकदम मतलब उत्तेजनापूर्ण होना चाहिए, एकदम दमदार रहना चाहिए। विद्यार्थियों के सामने लगे कि हाँ सर जी पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि मरियल टाइप को इसे लड़वाए रहे। भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? कह रहा है कि भूमिगत जल, जो भूमि के अंदर हमारा जल है, उसकी क्षीणता यानी वो कैसे खत्म हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर का चुनाव करें। वर्षा का कम होना, वृक्षों का आवरण कम होना, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना, नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। बताइए। इसमें हमारा भूमि के अंदर का जल का कमी हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? देखिए इसमें आपको सारे ऑप्शन सही दिखेंगे, लग रहेंगे, लेकिन जो आयोग ने जो इस ऑप्शन को माना है वो हमारा ऑप्शन है सी वाला। क्या है वो? हमारा ऑप्शन है सी वाला, ट्यूबवेल का और हाथ के पंपों का क्या है? उपयोग होना। जैसे मान लीजिए आपका पंजाब सरकार ने कुछ दिन पहले पंजाब सरकार ने वहाँ का कोई मुख्यमंत्री बना, कहा कि हम सारे जो है कि लोगों को जीत जाएंगे तो ट्यूबवेल गड़वा देंगे। वहाँ पे क्या हुआ कि जल स्तर इतना नीचे लेवल चला गया कि वहाँ पे जो है कि ट्यूबवेल ने पानी छोड़ने लगे, मशीनों ने, ठीक ना। तो ये हमारा बहुत दिक्कत होता है। वृक्षों का आवरण का कम होना ये भी है, लेकिन सरकार ने आयोग ने ये हमारा सी वाला ऑप्शन माना है। वर्षा का कम होना, ठीक ना, ये सब ऑप्शन नहीं है, हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं। जबरदस्त बेहतरीन सुपर फास्ट क्वेश्चन है, रिवाइज मारिए सुपर फास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? गणित शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। अमूर्तन, अन्वेषण, इष्टमीकरण, रट कर याद करना। बताइए क्या हो जाएगा? इसमें गणित की शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा रट कर याद करना। विद्यार्थियों के लिए नहीं, रट कर याद करने से रोका जाता है विद्यार्थियों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार के परिवार व्यवस्था को क्या कहेंगे? बताइए। मतलब रीता है अपने चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन सबके साथ रह रही है, तो इस प्रकार के परिवार को हम लोग क्या कहेंगे? मातृवंश परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया हो, पितृवंश परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया हो, एकल परिवार जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं, संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। जो इसका हमारा जवाब होगा, बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब आ रहा है, डी वाला जवाब हमारा सही होगा। बिल्कुल आप सभी लोगों का कमेंट बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल आप सभी लोग जो है कि सही आंसर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए, जवाब देते रहिए आप लोग, लगे रहिए। जो रंग चित्र किसी
कथा का चित्रण करते हैं जिसमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है, मतलब ऐसा रंग जिसमें केवल प्राकृतिक रंग, कैसा रंग, प्राकृतिक रंग, प्राकृतिक रंग, प्राथमिक नहीं, प्राथमिक रंग तो हमारा दूसरा हो जाएगा। प्राकृतिक रंग जैसे हमारा चावल को क्या करना, पीस के उसका रंग बनाना, व्हाइट बना देना, उसमें नील डाल करके हमारा जो है कि चावल का कलर बदल देना, उसमें मेहंदी डाल करके जैसे मेहंदी का रंग, ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक रंग होते हैं, ठीक ना। तो प्राकृतिक रंग के माध्यम से जो कला बनाई जाती है उसको हम लोग चित्रकाठी कहते हैं। ये कहाँ पे बनेगी इसमें से बताइए, तो संबंधित है किससे, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से, कश्मीर से, बताइए। तो आप लोग सुने होंगे वर्ली चित्रकला, वर्ली चित्रकला कहाँ से हमारा है, चित्रकला हमारा कहाँ से है, वर्ली चित्रकला, तो हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र से वर्ली चित्रकला। कलमकारी हमारा आंध्र प्रदेश से हो जाएगा, कलमकारी चित्रकला, कलमकारी चित्रकला हमारा जो है कि क्या से हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से। उसके बाद आपको पूछता है सबसे ज्यादा हमारा जो है कि मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग जो हमारा होता है कि हमारा होता है कहाँ से, तो बिहार से, कहाँ से, बिहार से। ये सारे हमारे चित्रकाठी कला हैं जो प्राकृतिक रंगों के साथ क्या होता है, बनाया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका, महाराष्ट्र वर्ली पेंटिंग प्रसिद्ध है वहाँ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं एवं भारत के मूल निवासी हैं। कौन से हमारे आदिवासी हैं बताइए, संथाली जनजाति है, गद्दी जनजाति है, गोंड है, कि हमारे इस सहरिया, ये सहरिया है, देखिए यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, सहरिया जनजाति है, सहरिया। बताइए क्या होगा, बताइए इसका क्या होगा आंसर। जो हमारे हिमाचल प्रदेश में रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं गद्दी जनजाति, जो हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। संथाल जनजाति हमारा झारखंड में पाई जाती हैं, छोटा नागपुर के पठार में, नागपुर के पठार में जो हमारा ये त्योहार मनाती है, सरहुल त्योहार मनाती हैं, सरहुल, ठीक ना, सरहुल त्योहार मनाते हैं। गोंड जनजाति हमारा है, गोंड सबसे ज्यादा कहाँ पे, तो हमारा ये पाए जाते हैं एमपी में। भील जो है कि छत्तीसगढ़ में, भारत की सबसे बड़ी जनजाति हमारा, छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं, भील सबसे हमारा भारत की सबसे बड़ी जनजाति है जो हमारा पाई जाती है गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील, जो गुजरात में पाई जाती है। और गोंड जनजाति है जो हमारा एमपी में पाई जाती है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और तीसरी हमारी सबसे बड़ी जनजाति है क्या है, संथाल जनजाति। और आएगा हमारा सहरिया, ये हमारा असम में, ये हमारे असम में निवास करती हैं, असम में ये निवास करती हैं, असम में, ठीक। थारू जनजाति जो है कि दीपावली पे शोक का त्योहार का रूप मनाते हैं। थारू जो हमारी जनजाति है, थारू, ये दीपावली पे शोक के त्योहार के रूप में मनाते हैं। ये हमारा हो जाएगा उत्तराखंड में निवास करती हैं। एवं यूपी का तराई क्षेत्र, यूपी का जो गोरखपुर का क्षेत्र है, गोरखपुर का जो तराई क्षेत्र है, गोरखपुर का जो तराई क्षेत्र है उसमें निवास करती हैं। बिहार में भी पाई जाती हैं, ठीक ना। तो यहाँ से आपको जनजातियों से क्वेश्चन आता है, इसका हमारा जो हो जाएगा, इसका जो आंसर हमारा होगा कहाँ गया, गद्दी जनजाति जो हमारा हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीनतम नृत्य रूप है। मिजोरम का सबसे प्राचीनतम जो हमारा नृत्य रूप है, मिजोरम का सबसे प्राचीनतम नृत्य रूप है, कौन सा है, सतरिया, रौप, चिराओ, गरबा। बताइए गरबा कौन सा होगा, सहरिया। ये हमारा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इसी पे दिखाना, सहरिया यहाँ पे भी था हमारा, सहरिया यहाँ पे सही ऑप्शन टाइप है, यहाँ पे आपका सही है, वहाँ पे सतारिया। बताइए क्या हो जाएगा, कौन सा मिजोरम की सबसे जो है कि प्राचीन नृत्य है, तो हमारा क्या हो जाएगा, चिराओ। क्या हो जाएगा, चिराओ जो है कि मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है, क्या हो जाएगा, चिराओ। गरबा और डांडिया हमारा, डांडिया ये हमारा गुजरात का है, कहाँ का है, गुजरात का है। भांगड़ा और गिद्दा, भांगड़ा और गिद्दा कहाँ का है, भांगड़ा और गिद्दा ये हमारा हो जाएगा पंजाब का, गिद्दा हमारा हो जाएगा पंजाब का, पंजाब।
कहाँ का? पंजाब का। ठीक, सतरिया कहाँ का है? असम का है। और रऊफ ये हमारा सतरिया हो जाएगा असम का हो जाएगा। और रऊफ हमारा कहाँ का है? कि हमारा JSK लिख दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर का है। चेराव हमारा हो जाएगा कहाँ का? ये सबसे भारत का प्राचीनतम न्यूज है जो मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन जबरदस्त है। आगे बढ़ जाते हैं, सुपर फास्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? यूसी टेट का क्वेश्चन है। कश्मीर से बंगलोर, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, मिजोरम से गुजरात, महाराष्ट्र से मणिपुर। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी हमारी जो है कि विवेक एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस जो हमारा डिब्रूगढ़ आपको पड़ेगा कहाँ पे? असम में पड़ेगा। वहां से कन्याकुमारी जाती है जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन सा पक्षी पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाती है? पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाती है। पेड़ के तनों में कौन सी पक्षी है जो पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाती है? जैसे मतलब पक्षियां हैं, देखिएगा आप अंडे देने के लिए जगह जगह का चुनाव का जो है कि प्रयोग करती हैं। जैसे मान लीजिए कबूतर है हमारा जो है कि हमारे घर में जो बारजा होता है, रेलिंग होता है, उस पर दे देता है। ठीक ना, बहुत सारी चिड़िया है जो हमारा घोंसला बना के देती है। इसमें कौन सी पक्षी है जो अपना पेड़ के तने में घोंसला बनाती है? कौवा, बसंत गोरी, शंखखोरवा, दर्जी यानी हमारा टेलर बर्ड पक्षी, दर्जी पक्षी कौन सा होगा बताइए? क्या हो जाएगा इसमें? इसका जो हमारा जवाब होगा क्या होगा? बसंत गौरी। क्या हो जाएगा? बसंत गौरी क्या हो जाएगा इसका आंसर? बसंत गौरी हो जाएगा। कट शंखखोरवा इसको हम लोग सनबर्ड भी बोलते हैं। सनबर्ड भी बोलते हैं। ये हमारा लटकता हुआ घोंसला बनाती है। लटकता हुआ घोंसला बनाती है। ये पेड़ों में छेद करके बनाती है। पेड़ों में छेद। कौवा हमारा होता है पेड़ के सबसे ऊंची डाली पे घोंसला बनाता है। जो हमारा गिद्ध और चील हो गया वो पेड़ के मतलब जंगल या बगीचा हो, उस पेड़ के सबसे ऊंचे, उस बागीचे में या जंगल में जो सबसे ऊंचा पेड़ है, उस पेड़ की जो सबसे ऊंची डाली है उस पे घोंसला बनाते हैं। दर्जी पक्षी हमारा क्या होती है? जो है कि पत्तियों को सी करके ये बनाती है। दो पत्तियों को आपस में सटा देती है, सी देती है, उसको सी करके घोंसला बनाती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? बसंत गौरी। आगे देखते हैं, कह रहा है जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खारे जल वाले जो हमारा खारा क्षेत्र होता है उसमें कौन से पौधे उगते हैं उनको क्या कहा जाता है बताइए? जहाँ पे हमारे जो सबसे ज्यादा नमकीन पाया जाए, नमकीन यानी लवणता, यानी हमारा वहाँ पे सबसे ज्यादा समुद्री क्षेत्र हो जाएगा, उसको हम लोग हेलोफाइटा, मीजोफाइटा कि जेरोफाइटा कि हिलियोफाइटा किस नाम से जानते हैं? तो हमारा क्या हो जाएगा? हेलोफाइटा। ठीक ना, हेलोफाइटा के नाम से जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहता है, आता है। कह रहा है कि पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुने जिनके दांत आगे से कैसे पैने हो, पतले हो, चपटे हो, चौड़े हो? ठीक ना, चौड़े हो। वो बताइए क्या खाएंगे? दूसरे पशुओं का मांस खाएंगे, घास एवं साग खाएंगे, फल खाएंगे कि अनाज खाएंगे? तो ऐसे जानवर क्या खाते हैं हमारे? क्या खाते हैं? घास एवं साग वगैरह खाते हैं। घास भूसा साग वगैरह हरी जो है कि जैसे बरसिंग हो गया और सारे पेड़ पौधे हो गए जो मतलब पत्तियां होती खाते हैं। ठीक ना, जैसे गाय भैंस हो गया हमारा, आगे से दांत क्या है? चौड़ा है, पतला है और हमारा क्या है? पैने है। ठीक ना, उसके बाद देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका आ जाएगा चील बाघ, किसके हुक किसका जो है कि चोंच हुक टाइप का होता है, मांस फाड़ने के लिए किसके दांत होते हैं? तो बिल्ली के। उसके बाद हमारा हो जाएंगे शेर के। ठीक ना, उसके बाद हमारा होता है कि किस चिड़िया, कौन सी इसमें जानवर है जो हमेशा अपने दांत को क्या करता है? उसका हमेशा दांत बढ़ता है, वो हमेशा किसी न किसी चीज को कुदरता रहता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा उसमें आता है हमारा जो है कि चूहा होता है। उसके बाद हमारा ये जो आती है हमारी गिलहरी होती है। ठीक ना, जैसे पक्षियों से क्वेश्चन आता है, फेमस क्वेश्चन, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? सारे इसमें आपको CDP, हिंदी और पर्यावरण मिल के क्वेश्चन है। जल एक सार्वभौमिक विलायक है, इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। जल का घनत्व 100 डिग्री से ऊपर सर्वाधिक होता है।
हमारे पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान है, यानी बात सही है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान है, सही है। इसमें पदार्थों के घोलने की क्षमता होती है, बात सही है। इसमें सार्वभौमिक विलायक होता है, बात सही है। 100 डिग्री नहीं होगा। जल का जो अधिकतम घनत्व होता है ये हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, 4 पे होता है, ठीक ना। जल का अधिकतम घनत्व हमारा 4 पे होता है, यहाँ पे 100 दिया है, 100 पे हमारा जल जो है कि खौलने लगता है। आगे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि तरुण भारत संघ ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से कौन है? कौन से इसके प्रधान है? कौन से? तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ जो हमारा जल और संरक्षण का काम करती है, वनों को बचाने का भी काम करती है, उसका प्रधान कौन है? मेघा पाटेकर है, सुंदरलाल बहुगुणा है, राजेंद्र सिंह है, पीसी जोशी है। बताइए, देखिए हमारे सुंदरलाल जो बहुगुणा है, मेघा पाटेकर है, ये हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, बचाओ आंदोलन से संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद हमारा सुंदरलाल जो बहुगुणा है, ये है हमारा चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन से संबंधित है। पेड़ों को चिपक कर महिलाओं ने रक्षा किया, पेड़ों को आपस में पकड़ ली थी, कही थी कि सबसे पहले अगर पेड़ को काटना है तो आप हमको काटिए, तब पेड़ को काटिए। तो चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, आंदोलन के प्रेरणा, आंदोलन मतलब इसका निर्देश करने वाले थे, उसको जो है कि जागरूक करने वाले थे। लेकिन पूछेगा कि उसके जन्मदाता कौन है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा नहीं हो जाएंगे। चिपको आंदोलन के जो जन्मदाता हैं वो हमारे हो जाएंगे चंडी प्रसाद भट्ट। क्या हो जाएंगे? चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएंगे। प्रसाद भट्ट जी हैं, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने मिलकर काम किया था। राजेंद्र सिंह हमारा हो जाएंगे तरुण भारत संघ के क्या हो जाएंगे? संस्था के, यानी हमारा क्या हो जाएंगे? इसके जन्मदाता हो जाएंगे, जन्मदाता राजेंद्र सिंह। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। बताइए, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? जो हमारी अम्ल वर्षा है, वायुमंडल के साथ अभिक्रिया करके जो है कि पानी के साथ जब हमारा बारिश होती है तो उसके साथ वो जमीन पे गिरती है। जो हमारे जमीन पे जितने तालाब है, झील है, पोखरा है, उनके पानी को भी नुकसान पहुंचाती है, खाने वाली वस्तुओं को भी नुकसान पहुंचाती है, पत्थरों को भी नुकसान पहुंचाती है, ठीक ना। तो किसके साथ ये मिलकर के काम कर रही है रसायनों के का? बताइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, एसिटिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के साथ। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलकर के जो है कि अम्ल वर्षा बनाती है, वायुमंडल में जाकर के अभिक्रिया कर देती है और हमारा अम्ल वर्षा बनता है। जो हमारा इस समय वर्तमान में हमारा आगरा का जो ताजमहल है ना, ताजमहल, उसका जो संगमरमर है पीलापन होने का सबसे बड़ा कारण है हमारा अम्लीय वर्षा। जो मथुरा की तेल रिफाइनरी है उसको बैन किया जाता है, इसी के कारण उससे जो धुआं निकलता है सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है, ठीक ना, अम्ल वर्षा होने का कारण। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए? हमारा कक्षा कैसी है? बाल केंद्रित है, जहाँ पे बालक ही सर्वे सर्वा हो, बालक जो है केंद्र में रहे, वहां पे कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए? उद्दीपन प्रक्रिया संघों का युग्म द्वारा होता है, पुरस्कार एवं दंड पर निर्भर है, शिक्षक और छात्रों द्वारा स्वनिर्मित है, निर्भर है और छात्रों की भूमिका का निष्क्रिय नहीं, छात्र की भूमिका निष्क्रिय नहीं होती है, छात्र सर्वे सर्वा होता है। निगेटिव वर्ड आ गया। बताइए, शिक्षक और छात्र द्वारा स्वनिर्मित है, पुरस्कार एवं दंड पर निर्भर नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है, आप दंड नहीं दे सकते हैं विद्यार्थी को। उद्दीपन प्रक्रिया संघों युग्म द्वारा होता है। इसका जो हमारा आयोग आंसर देता है, मानता है, ये हमारा है शिक्षक और छात्रों द्वारा स्वनिर्मित। ए वाला भी ऑप्शन थोड़ा बहुत सही है, लेकिन सबसे हमारा तर्कपूर्ण जो मजबूत ऑप्शन है शिक्षक और छात्रों द्वारा स्वनिर्मित है। दोनों मिलकर उसमें काम करेंगे एक साथ, लेकिन बालक को उसमें क्या माना जाएगा? केंद्र बिंदु माना जाएगा, बालक के अनुसार ही होगा, ठीक ना। शिक्षक की भूमिका नहीं होती है, हमारा बालक की होती है। जो नया हम लोग की जो भी शिक्षा नीति बनी है, पुरानी वाली भी नई वाले में, उसमें सब में कहा गया, ठीक। पहले हमारा शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, अब बाल केंद्रित शिक्षा हो गई, ठीक। इसको ध्यान देना है। सीटेट के कभी कभी चारों ऑप्शन आपको सही मिलते हैं, लेकिन उसमें देखा जाता है कि सबसे
तर्कपूर्ण ऑप्शन कौन है ज्यादा, उसी को माना जाता है। आगे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। जो सुविधाहीन है, वंचित हैं समूह वाले विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करनी चाहिए। सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ाना चाहिए। सभी छात्रों के लिए मानवकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। बताइए इसमें से जवाब क्या होगा, आपका जवाब क्या आ रहा है बताइए। देखिए सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल आपका जो है कि ऑप्शन सही जा रहा है। आगे पढ़ते हैं। सभी छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। छात्र पढ़ने में कमजोर है, मान लीजिए कोई बड़ा छात्र 3 में पढ़ रहा है, उसको जोड़ नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे आप, उसको सबके सामने खड़ा करके बेइज्जती करेंगे। देखो इतना बड़ा हो गया है, क्लास 3 में पढ़ा, इसका अभी तक जोड़ नहीं आ रहा है, 5 का पढ़ा नहीं याद है, कल से पढ़ने आना छोड़ देगा। ठीक है ना, आपको ऐसा नहीं करना है। हर बच्चा क्या होता है, हनुमान होता है। जैसे हनुमान जी को उनके ताकत का एहसास दिलाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता था कि नहीं आपके पास इतना ताकत है कि आप लंका जा सकते हैं, आप लंका को दहन कर सकते हैं। उसी तरह हर बच्चा हनुमान होता है, उसके अंदर हर प्रकार की ताकत होती है, आपको बताना पड़ता है। शिक्षक का रोल होता है कि उसको क्या करे, आप बताएं कि नहीं विद्यार्थी यानी बेटा आप एक कर सकते हो, बच्चा ये आप एक कर सकते हो। आप जो है कि 10 सवाल दीजिए, 2 सवाल कर ले रहा है तो ठीक है, 1 सवाल भी किया तो ठीक है। कहे बेटा आज फिर 10 सवाल दे रहे हैं, कल 2 सवाल इसमें से करके ले आना, फिर अगले दिन 10 सवाल दीजिए, बेटा आप कर ले जाओगे, आप 3 सवाल कर लोगे, आप 5 सवाल कर लोगे। वो धीरे धीरे आपका 10 में 10 सवाल करने लगेगा। नहीं पहले दिन उसको डांट के भगा देंगे, डांट देंगे तो स्कूल आना ही छोड़ देगा। ठीक ना, तो ऐसे आपको करना है। ये हमारा उजागर नहीं करेंगे उसकी कमी को। छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ाना चाहिए, नहीं जो हमारे सुविधाविहीन एवं वंचित हमारे जो छात्र हैं उनको अलग बैठा देंगे, तभी भी उनको यही भावना लगेगा कि हमको उनसे क्यों अलग बैठाया गया है। ठीक ना, सभी छात्रों के लिए मानवकृत पाठ्यक्रम, मानव द्वारा ही नहीं, कुछ प्राकृतिक हमारा जो होता है प्राकृतिक पाठ्यक्रम भी होता है, ठीक ना, उसको भी पढ़ना चाहिए। मानव द्वारा ही सारा चीज पढ़ेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हम पर्यावरण से कटने लगेंगे, जो है कि पृथ्वी से क्या होंगे, कोई लगाव टूटने लगेगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन हमारा जाएगा ए वाला ऑप्शन, जो सबसे तर्कपूर्ण ज्यादा सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे छात्र जिन्हें खाली स्थान है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कैसे हैं, प्रमस्तिकीय धात, बताइए गुणज वैकल्प, पठन वैकल्प, गतिमान दिव्यांगता है। बताइए जिनको पढ़ने में, पाठ को पढ़ने में उनको दिक्कत हो रही है, लंबे अंशों को समझने में, तो पठन वैकल्प को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डिसलेक्सिया बोलते हैं, डिसलेक्सिया। ठीक ना, बोला जाता है जो पढ़ने में दिक्कत होती है। और लिखने के लिए जो लिखने में दिक्कत होती है, लिखने में ये भी पूछा है, लिखने के लिए हमारा जो दिक्कत होता है डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया है, जो हमारा कुछ विकार हैं, ग्राफिया ये हमारा कुछ विकार हैं, 10-12 ठो हैं, आपको 4-5 याद कर लेंगे, वहां से आ जाएगा क्वेश्चन, वहीं से बन जाता है। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, एक डिस्कैलकुलिया आता है, डिस्कैलकुलिया आता है। ये होता है हमारा गणित विकार है, जोड़ने घटाने में, जैसे ये हमारे विकार है, इसको अगर हम बार बार अभ्यास करें तो दूर हो जाते हैं, हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। इसमें जैसे कैलकुलिया ये गणित विकार है, जैसे गणित में हम लोग जोड़ घटाना के लिए, गुणा भाग के लिए कैलकुलेटर करते हैं ना, तो डिस्कैलकुलिया हमारा गणित विकार है, ऐसे याद कर लीजिएगा। डिस्ग्राफिया लिखने के लिए हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमको क लिखना है तो गोला पारेंगे, फिर हम डंडी लटकाएंगे, फिर जो है कि सूर्ण बनाएंगे, टोपी उड़ाएंगे, तो ग्राफ बना रहे हैं, तो डिस्ग्राफिया ग्राफ बनाया जाए तो लिखने में, डिसलेक्सिया पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है, तो वहां से तो हमारा क्या हो जाएगा, पठन वैकल्प हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। कह रहा है कि एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। अभिभावक जो होता है स्कूल की जरूरतों के अनुसार होता है, स्कूल जो है कि छात्रों की जरूरतों के अनुसार होता है,
छात्र जो है स्कूल की जरूरतों के अनुसार होते हैं, छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार होते हैं। तो नहीं, छात्र जो है कि शिक्षक सर्वे सर्वा नहीं होगा। सर्वे सर्वा कौन है? शिक्षक केंद्रित, यानी इस समय हम लोग जो शिक्षा है शिक्षक केंद्रित नहीं है। कैसा है? तो छात्र केंद्रित है। यहाँ पे कह रहा है कि छात्र जो है कि शिक्षक के जरूरतों के अनुसार होगा। नहीं, ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार नहीं, स्कूल जो है कि छात्रों के जरूरतों के अनुसार होना चाहिए। ऐसे कहा जाता है हमारे कि जब अगर मान लीजिए बच्चा फेल हो रहा है, तो बच्चा नहीं फेल हो रहा है, बच्चा नहीं फेल है, आपका सिस्टम फेल हो रहा है, स्कूल गलत है, टीचर गलत है, बच्चा गलत नहीं है। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो आपका सिस्टम गलत है, आप फेल हैं, स्कूल गलत है, बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता है। तो छात्र को कह रहा है कि स्कूल की जरूरत नहीं, छात्र जो है कि स्कूल की जरूरतों के अनुसार नहीं है। हमारा एक स्कूल जो है कि छात्रों के जरूरतों के अनुसार होना चाहिए। बिल्कुल जो हमारा स्कूल है छात्रों के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पे छात्र को जो है कि सर्वे सर्वा माना है, छात्र केंद्रित शिक्षा यहाँ पे माना गया है। तो हमारा ये सही हो जाएगा। अभिभावक स्कूल के जरूरतों के अनुसार नहीं होते हैं, नहीं होना चाहिए। हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको बढ़ जाते हैं आगे। देखिए यहाँ पे किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जाता है। मतलब कैसा हम प्रश्न पूछेंगे बच्चे से? तो समालोचनात्मक सोच, यानी उसका जो बुद्धि है वो ब्राड होगी, विकास होगा, कई तरह से सोचेगा, कई प्रकार से सोचेगा, यानी अपसारी चीजें सोचेगा, अपसारी चीजें, खुला अंत वाले प्रश्न सोचेगा। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? एक फैक्ट आंसर मिलेगा, जो भी आपका होगा 1972 या 86 जो भी होगा आपका जो है कि एक फैक्ट आंसर मिलेगा। तो हमारा बद्ध अंत वाला प्रश्न है, अभिसारी प्रश्न है, ठीक ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? ये भी हमारा एगो फैक्ट मिल जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। एक आंसर सिर्फ मिलेगा। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। जो भी हमारा होगा पृथ्वी के वायुमंडल के हमारी परतें हैं 5 परतें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये भी एक ही हमारा क्वेश्चन मिलेगा, एक ही आंसर। बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की जरूरत, रूपरेखा तैयार करिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, बहुत सारे सिद्ध किया जा सकता है, ठीक ना। तो हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पे हमारा ए, हमारा अपसारी प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न इस पे बनेंगे। जैसे इसमें क्या होता है? अपसारी इसमें होता है सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। अपसारी में तीर हमारी बाहर की तरफ जाती है। अगर बारिश नहीं होगा तो क्या होगा? अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या होगा? तो आप कहेंगे कि पेड़ नहीं रहेंगे तो हमको फल नहीं मिलेगा, लकड़ी नहीं मिलेगा, बारिश नहीं होगा तो हमको सूखा पड़ जाएगा, फसल नहीं अच्छी होगी, ठीक ना। जो है कि ऐसे सारे जिसमें आपको 20, 50, 100, हजारों आंसर दिया जा सके। जैसे मान लीजिए गांधी जी का जन्म कब हुआ था, ये आपका क्या हो जाएगा? अपसारी क्वेश्चन हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा, सॉरी अभिसारी बंद अंत वाला हो जाएगा। एक आपको डेट मिलेगा। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को, एक आपको आंसर मिलेगा, ठीक ना। तो ऐसे सब हमारे बद्ध अंत वाले प्रश्न आते हैं। इसको देखिए, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान दे। देखिए कुछ हमारे सीटेट का सबसे बड़ा होता है हमारा ऑप्शन को काटना। जो विद्यार्थी सीटेट में ऑप्शन को काटना जान गया उसको क्वेश्चन हल करने के लिए और आसान हो जाएंगे, ठीक। ऑप्शन को काटने का एक ही तरीका होता है। इसमें सीटेट में कुछ निगेटिव वर्ड होते हैं और पॉजिटिव वर्ड भी होते हैं। निगेटिव वर्ड का कौन होता है? जो आएगा तो ऑप्शन बिल्कुल गलत ही होगा। पॉजिटिव वर्ड कुछ होते हैं जो आ जाए जिस ऑप्शन में, ऑप्शन का सही होना ही जरूरी है, ठीक ना। तो केवल ऑप्शन कट जाएगा हमारा निगेटिव वर्ड। शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रतिक्रिया में आकलन को शामिल करें, ऑप्शन सही जा रहा है। कुछ सीधे निर्देश देना चाहिए, निर्देश देना ये भी हमारा पॉजिटिव निगेटिव वर्ड है, इससे भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर देना, ये हमारा जोर देना जो है कि बच्चे को जोर देना, जबरदस्ती काम कराना, ये सब हमारे निगेटिव जो है कि वर्ड होते हैं, ऑप्शन कट जाता है। यहाँ पे हमारा जो सही होगा शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करना, यानी डेली बाय डेली प्रतिदिन वाले में आकलन को शामिल किया जाए। हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से, कैसे कर रहा है? धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता बुद्धि के विशेषता है। कैसी है? भाषाई है, प्रकृतिवादी है, स्थानिक है, अंतःवैयक्तिक है। एक अंतःवैयक्तिक, एक अंतरावैयक्तिक होता है जिसमें अपने मन की बात को जानना, एक में होता है दूसरे की बात को समझना, जैसे सेल्समैन नेता हो जाते हैं, इसमें टीचर और हमारे जो है कि गार्जियन आते हैं, ठीक। हाँ,
हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 10 दिए हैं, 10 प्रकार की बुद्धियां दिए हैं, आपको पढ़ा देंगे, ठीक ना। उसमें से एक एकदम फिक्स क्वेश्चन आता है जिसमें कह रहा है कि सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह एवं लचीलेपन से, तो कैसा हो जाएगा हमारा भाषाई बुद्धि हो जाएगा, ठीक ना। भाषाई बुद्धि हो जाएगा। प्राकृतिक बुद्धि में आपका आ जाएगा जैसे मान लीजिए पेड़ पौधों से संबंधित, जो पेड़ों से लगाव रखता हो, ठीक ना, ऐसे सब आ जाते हैं। 10 प्रकार की बुद्धि इसमें दिए हैं हार्वर्ड गार्डनर ने, जो जहां से एक क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करता है? कह रहा है कि कौन सा इसमें विकल्प जो छात्रों में महारत हासिल करने के लिए सीखने के लिए प्रेरित करता है? योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह, सत्ता की चाह। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन इसको गलत करेंगे, बार बार हर प्रैक्टिस सेट में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ये हमेशा रिपीट होता है। बताइए किसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको किसकी चाह है, किसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको किसकी चाह है? तो क्या हो जाएगा इसमें हमारी योग्यता की चाह। योग्यता आपको मिल जाएगी तो आपको प्रसिद्धि भी मिल जाएगी, आपको धन भी मिल जाएगा, आपको सत्ता भी मिलेगा। गांधी जी के पास क्या थी? योग्यता थी, तो प्रसिद्धि भी मिल गई, धन भी मिल जाएगा। अम्बेडकर जी के पास क्या था? योग्यता पहले ग्रहण करेंगे, योग्यता हासिल किए, प्रसिद्धि भी मिल गया, धन भी मिल जाएगा, आपको सत्ता भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले योग्यता की चाह होनी चाहिए। योग्यता की चाह क्या होगा? योग्यता की चाह। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसको गलती करते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? कह रहा है कि अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए, देखिए सीटेट का क्वेश्चन आप कम से कम 2 बार पढ़िए, ऑप्शन को भी फास्ट थोड़ा पढ़िए, 2 बार पढ़िए। देखना आप सीटेट का क्वेश्चन थोड़ा लंबे लंबे आते हैं, ऑप्शन को और क्वेश्चन को भी 2 बार कम से कम पढ़िए, थोड़ा फास्ट पढ़िए। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित, यानी आपका निगेटिव वर्ड आ गया हतोत्साहित, यानी रोकना चाहिए नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर वो होता तो हमारा ऑप्शन सही होता। हतोत्साहित रोक रहा है, सहयोग के बीच हतोत्साहित यानी सहयोग नहीं करने दे रहा है। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी यहाँ पे प्रोत्साहित दे दिया, हमारा पॉजिटिव वर्ड जा रहा है। विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए, रटने के लिए नहीं, रट कर सिखाना मना करता है हमारा एनईपी, ठीक ना। यहाँ पे विद्यार्थी को रटने की भावना को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, समप्रत्यय समझ को महत्व देना चाहिए। देखिए ऑप्शन डी भी सही है और ऑप्शन सी बी भी सही है, लेकिन जो सबसे इसमें हमारा मजबूत ऑप्शन है, हमारा प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी बी वाला ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा सबसे सही होगा। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा फास्ट देखिए। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो बढ़ावा दे किसको? निराशा को, अभिसारी उत्तर को, अपसारी सोच को, मात्र रटने को। बताइए एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो बढ़ावा दे, कैसा? निराशा, अभिसारी, अपसारी, मात्र रटना। तो अपसारी हो जाएगा आपको, अभिसारी हो जाएगा बंद अंत वाला प्रश्न, बद अंत वाला प्रश्न हो जाएगा आपका, बद अंत वाला प्रश्न। और अपसारी मतलब हो जाएगा आपका खुला अंत वाला प्रश्न, खुला अंत वाला प्रश्न, ठीक ना। बंद अंत वाला प्रश्न और खुला अंत वाला प्रश्न, बंद अंत वाला, खुला अंत वाला प्रश्न, ठीक हो जाएगा। तो इसमें बताइए क्या हो जाएगा? रूपरेखा तैयार करना जो बढ़ावा दे, तो बढ़ावा हमको कौन देगा? अगर बारिश नहीं होगा तो क्या होगा? विद्यार्थी कई तरह से सोचेगा कि फसल नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, धान नहीं होगा, गेहूं नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, गर्मी पड़ेगी, यानी आपका अब क्या हो जाएगा? अपसारी, खुले अंत वाले प्रश्न, अभिसारी नहीं, ये बंद अंत वाले होते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन, एक आंसर मिलेगा आपका, सी वाला जवाब सही होगा। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक कैसी गतिविधि है? बताइए यांत्रिक, व्यवहारवादी, निष्क्रिय, सामाजिक। तो हमारा क्या हो जाएगा? समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना एक हमारा प्राथमिक जो है कि सामाजिक जो है कि क्या है? सामाजिक जो है कि क्या है? गतिविधि है। ठीक, आपको आइए, एक शिक्षक कह रहा है कि एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो हो, कैसी हो? अस्पष्ट हो, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो, अत्यंत जटिल हो, अर्थहीन हो। एक शिक्षक को कह रहा है कि एक शिक्षक को कैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो अस्पष्ट हो, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो, अत्यंत जटिल हो, अर्थहीन हो। तो हमारा क्या हो जाएगा?
अस्पष्ट तो होना नहीं चाहिए, अत्यंत जटिल होना नहीं चाहिए, अर्थहीन नहीं होना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होना चाहिए। आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, बच्चे किस तरह से सीखते हैं? पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया करके। बच्चे किस तरह से सीखते हैं? पढ़कर, देखकर, सुनकर, क्रिया करके। यह भी सही है, पढ़ के भी सीखेगा, सुन करके भी विद्यार्थी सीखेगा, देख करके, क्रिया करके। डी ऑप्शन 1 2 3 4 सारे का सारे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? नहीं ऑप्शन आया है, नहीं दिया गया है। उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक नहीं दे सकते हैं आप, इतना शिक्षक लाया कहां से जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं, ठीक है तकनीकी सुविधा दिया गया है लेकिन उतना नहीं। अनिवार्य विशेष शिक्षा यानी अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान उसमें है। हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं, कह रहा है कि एक ईवीएस का मतलब होता है पर्यावरण की कक्षा। एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा शांत कक्षा पसंद है, यानी जो हमारी कोई अध्यापिका है जिसका नाम मीरा है, ईवीएस यानी पर्यावरण पढ़ा रही है, उसको शांत कक्षा पसंद है, मतलब जिस कक्षा में पूरा शोरगुल ना हो, बिल्कुल शांत रहे, हल्ला उपाड़ ना हो, पसंद है। तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपना कार्य करें, वो बैठकर अपना कार्य करें, हल्ला ना करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किस से वंचित रहेंगे? मतलब शांत बैठ करके अपना काम करे, हल्ला उपाड़ ना करे, उसके दिमाग को मत चाटे, ठीक ना, उसके दिमाग को डिस्टर्ब ना करे, तो उसके विद्यार्थी किस चीज से वंचित रहेंगे? बताइए। बहुबुद्धि से, अवलोकन से सीखना, व्यक्तिगत सीखना, सहपाठी द्वारा सीखना। बताइए क्या हो जाएगा? तो हमारा क्या हो जाएगा? सीख रहे हैं तो बहुबुद्धि, मान लीजिए विद्यार्थी पढ़ रहा है तो उसका बुद्धि कुछ काम कर रहे तो हो जाएगा। अवलोकन से सीखना, अवलोकन कर रहा है, खुद पढ़ रहा है, सीख रहा है। व्यक्तिगत सीखना, खुद व्यक्तिगत है, अकेले पढ़ रहा है बेचारा, तो हमारा हो जाएगा व्यक्तिगत सीखना। सहपाठी द्वारा, सहपाठी के भावना को रोक दी है विद्यार्थियों में, कह रहे कि चुपचाप अपना पढ़ो, हल्ला उपाड़ मत करो, सिर्फ अपना पढ़ो। जो सहपाठी की भावना है उसको रोक दी है, तो यही हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सिखाने के लिए उपयुक्त है? कौन सी आवृत्ति का जो हमारा मूल्यांकन है ईवीएस के सीखने के लिए उपयुक्त है? प्रतिदिन, प्रतिमाह, 6 महीने में, वर्ष के अंत में। जो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिदिन, डेली बाय डेली, दैनिक वाला हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एक थीम है? पदार्थ, चीजें कैसे बनते हैं और कैसे करते हैं, प्राकृतिक संसाधन, भोजन का संरक्षण। क्या हो जाएगा इसका? देखिए हमारे 6 जो है कि मुख्य थीमें हैं, 6 मुख्य थीमें और 4 जो है कि उप थीमें जो आपको बता देंगे, ठीक ना। 6 कौन मुख्य है, ठीक ना, भोजन, जल, आश्रय, ठीक ना, ये सब हमारा होता है। इसमें जो है एक इसमें हमारा मुख्य में आ जाएगा चीजें हम कैसे करते हैं और कैसे बनाते हैं। ये हमारा यहाँ पे कुछ मिस्टेक टाइपिंग है, ठीक ना, थोड़ा सा। हम चीजें कैसे करते हैं और कैसे बनाते हैं, ये होगा। कह रहा है कि पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अर्थ निर्माण, उच्चारणगत शुद्धता, तीव्र गति, शब्द पढ़ना। बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीटेट हमेशा इसको रिपीट करता है, हमेशा जो है कि हम लोग गलती करके चले आते हैं। बताइए पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अर्थ निर्माण है आपका, कि हमारा उच्चारण शुद्धता होगा, कि तीव्र गति से पढ़ना, कि हमारा शब्द पढ़ना, क्या हो जाएगा पढ़ने में? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा अर्थ निर्माण। अगर पढ़ेंगे आप तो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए अर्थ निर्माण सबसे हमारा जरूरी होता है। पढ़ते समय उसको समझना, उसके अर्थ का निर्माण करना कि क्या कह रहा है। उच्चारण शुद्धता तो पढ़िए ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा होता है हमारा पढ़ने में अर्थ निर्माण। तीव्र गति से पढ़िए, लेकिन आप पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक पढ़ेंगे क्या मतलब है? आपको पढ़ने में सबसे ज्यादा हमारा अर्थ निर्माण, आपको शब्द पढ़ना, शब्द पढ़ के क्या करेंगे? अर्थ निर्माण सबसे मायने रखता है कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो किसके लिए पढ़ रहे हैं? आप उसको समझने के लिए कि क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, तो अर्थ निर्माण बहुत मायने रखता है। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के शिक्षण के लिए सबसे अधिकतम महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, भाषा के प्रयोग के अवसर, व्याकरण के नियमों का स्मरण। बताइए प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? बताइए क्या होगा? पाठ्य पुस्तक होगा, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र होगा, कि भाषा के प्रयोग के अवसर, कि व्याकरण के नियमों का स्मरण।
इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा भाषा के प्रयोग के अवसर, जहां पे आपको अवसर दिख जाए जिस ऑप्शन में, वो ऑप्शन 99% सही जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा भाषा के प्रयोग के अवसर। सी टेट कभी कभी कहता है क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो जो सबसे लमहर, जो सबसे लंबा बड़ा चौड़ा आपको ऑप्शन दिखे उसको टिक कर दीजिए, 80% सही होने का चांस रहता है। ऐसे तो कहा नहीं जा सकता है। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो, पठन पाठन के अंत में कैसे ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो, कैसे जो सरल भाषा वाले हो, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। केवल आ गया निगेटिव वर्ड कट जाएगा। पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, यहाँ पे मना कर रहा है क्यों ना हो, हमारा सबसे लमहर यानी बड़ा ऑप्शन, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव वर्ड भी आ रहा है, अवसर प्रदान करना है, बच्चे को सीखने के लिए अवसर देना है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं कह रहा है कि चोमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। चोमस्की, बच्चा एलईडी लेकर के पैदा होता है, बच्चे के अंदर क्या होता है जन्मजात सीखने की भाषा होती है, बच्चा जन्मजात भाषा लेकर के पैदा होता है, एलईडी लेकर के बच्चा पैदा होता है। चोमस्की बहुत जो है कि भाषा पे अच्छे जो है कि काम किए हैं। बच्चे को भाषा सीखने की क्षमता, बच्चे को भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, कह रहे हैं बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, बच्चे को व्याकरण सीखना जरूरी होता है। देखिए चोमस्की का कहना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता है जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बच्चे जो है कि भाषा सीखने की क्षमता जो है कि जन्मजात लेकर के पैदा होता है। स्वस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से पढ़ना, मौन पठन पढ़ना, मौन पठन करना। स्वस्वर पठन यानी बच्चा जब बोल बोल के पढ़ता है तो क्या होता है, हम लोग बोल बोल के पढ़वाते हैं तो देखते हैं कि बच्चा कहाँ पे गलती पढ़ रहा है, कहाँ सही का पढ़ रहा है, कौन सा मात्रा गलती किया, कौन सा मात्रा जो है कि छोटी को कैसे पढ़ा, बड़ी को कैसे पढ़ा, छोटा को कैसे पढ़ा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका जो झिझक है और पढ़ने की जो झिझक है वो भी समाप्त होती है। स्वस्वर पठन में बच्चे की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। सही ऑप्शन हमारा बिल्कुल है ए वाला। आगे का जो क्वेश्चन है देखते हैं, कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानियां का चयन करेंगे जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हो, जिसमें 2 ही पात्र हो। यहाँ पे एकदम फिक्स कर दिया है, फिक्स कभी नहीं कर सकते हैं आप छोटे बच्चों के लिए, जिसके शब्दों में वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। कैसी हो? चित्रात्मक हो। आजकल देखिएगा जो किताबें आ रहे हैं बिल्कुल चित्रात्मक आ रहे हैं, लिखावटें कम है, फिगर उसमें चित्र ज्यादा है। स्कूल का जो क्लासरूम है वो भी चित्रात्मक होता है। बच्चे इसको सीखने के लिए क्या होता है, उत्प्रेरित रहता है। जैसे मान लीजिए लोमड़ी का, हाथी का, आपका बकरी का फिगर, उसको देख देख के भेड़िया का फिगर बच्चा सीखता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। जिन शब्दों में वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली क्या हो, चित्रात्मक हो, बहुत छोटी, बहुत सारे पात्र नहीं, जिसमें 2 ही पात्र, बहुत सारे पात्र देंगे भाई तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, ठीक ना। कुछ लिखावटें भी होना चाहिए। कर रहा है अगला कि कविता शिक्षा में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे देंगे? कविता शिक्षा में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे बताइए। कविता में अलंकारिक का पहचान, यानी बच्चा अलंकार को क्या समझता है, कविता का भाव विश्लेषण, कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा करना, कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। कविता शिक्षा में आप सर्वाधिक महत्व किसको देंगे? देखिए आप अगर 1 से 5 वाले तक हैं, 1 से 5 वाले में है, आपको बच्चों के अनुसार सोचना पड़ता है। 1 से 5 क्लास तक यानी आपका 8 वर्ष तक का बच्चा कैसे सोच सकता है, उसके अनुसार सोच करके आंसर देना पड़ता है, ठीक ना। तब जाकर के आंसर कुछ सही होते हैं। जिसमें बच्चा चाहे कोई भी व्यक्ति कविता किस लिए सुनता है, कविता का भावपूर्ण पाठन और रसानुभूति, यानी कविता सुनने में हमको कितना रस मिल रहा है, मजा आ रहा है। क्या है, मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, तुक में तुक लगाना, यानी उसको रसानुभूति, उसको मजा है कविता में, इसीलिए इसको सुनता है बच्चा, खूब पढ़ता है, ठीक ना। ऐसे कविताएं उसको छोटे कक्षाओं में दिया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन शायद 39 क्वेश्चन आपका
40 क्वेश्चन भी है। 40वां है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे कैसे होते हैं? उनके पास भाषा होती है कि नहीं होती है? उनके पास क्या चीजें होती हैं, क्या नहीं होती है? भाषा व्याकरण की सचेत समझ होती है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम लोग की जो भाषा है ना, कोई भी भाषा हो, तमिल, तेलुगु, असमिया, हिंदी, अंग्रेजी, ये क्या है? हम इसको सीखते नहीं। क्या मान लीजिए बच्चा 3 क्लास में, जैसे बच्चा पढ़ने आ रहा है, 4 साल 5 साल के बाद विद्यालय में आ रहा है, तो क्या वो भाषा अपना नहीं जानता है, अपना बोलना नहीं जानता है? भाषा सीखने के लिए कोई व्याकरण की जरूरत नहीं होती है। आप भाषा सीखेंगे, कोई व्याकरण की जरूरत नहीं है। आप समाज से सीख सकते हैं, परिवार से सीखते हैं। पहली भाषा हम लोगों का मदर लैंग्वेज, यानी मदर, हमारा सबसे प्राथमिक जो हमारी भाषा होती है वो क्या होती है? हमारा जो है कि अपनी भाषा होती है, मातृभाषा होती है। तो भाषा के व्याकरण की सचेत समझ होती है। नहीं, व्याकरण जो होता है ना, व्याकरण विद्यार्थी स्कूल आने के बाद सीखता है, ठीक ना। भाषा बिल्कुल भी, भाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है विद्यार्थी को, यानी विद्यालय आने से पहले बच्चे को भाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। क्या जब तक विद्यार्थी जो स्कूल पढ़ने नहीं जाता है वो अपनी भाषा नहीं बोल लेता है? वो अपनी भाषा नहीं बोल लेता है। विद्यार्थी स्कूल जाने से पहले विद्यार्थी अपनी भाषा को क्या करता है? बोलना जानता है। तय कर रहा है कि नहीं रखता है, नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है। अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होता है, सभी भाषाओं में पूर्व दक्षता रखता है। नहीं, विद्यार्थी जो होता है सभी भाषाओं में नहीं। जैसे मान लीजिए अगर हिंदी क्षेत्र से है तो हिंदी जानते हैं, असम से तो असमिया जानते हैं, तमिल से तो तेलुगु जानते हैं, अगर केरला से है तो मलयालम जानते हैं। मतलब जिस क्षेत्र से हैं उसको जानते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि सभी भाषा में दक्षता नहीं, अपनी मातृभाषा क्या है? हम लोग की क्षेत्रीय भाषा, जिस क्षेत्र से आ रहे हैं वो हमारी मातृभाषा हो जाएगी। घर की भाषा, परिवार की भाषा, माँ द्वारा बोली जाने वाली भाषा, मातृभाषा, ठीक ना। हम अगर बिहार से हैं तो हमारा जो है कि भोजपुरी, यूपी से हैं तो हिंदी, भोजपुरी, ठीक ना। ऐसे हमारी मातृभाषा है। यहाँ पर कह रहा है कि अपनी भाषा को समझाने में, अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता में लैस होता है। बिल्कुल बात सही है। बच्चा स्कूल आने से पहले जो उसकी मातृभाषा होता है उसको समझने और समझाने में बिल्कुल लैस होता है, यानी उससे परिपूर्ण होता है, तो उसको जानता है, ठीक ना। तो बालक जो है कि हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शायद लास्ट क्वेश्चन है ये, आपके जबरदस्त क्वेश्चन रहे। आपका सीडीपी भी रहा, इसमें हिंदी का पेडोलॉजी भी रहा और आपका पर्यावरण यानी इन्वायरमेंटल भी रहा। आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको डेली बाय डेली मिलेंगे, आपको मिलते रहेंगे। आप प्रैक्टिस करिए, सुपर फास्ट प्रैक्टिस करिए सीटेट के लिए। जो क्वेश्चन वही हैं जो पिछले साल का आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है, जो बार बार सीटेट में। तो यही एक खासियत है, अगर कोई भी विद्यार्थी 5 साल 10 साल का प्रीवियस ईयर कर लिया तो उसका 90+ कहीं गया नहीं है, 90+ कहीं गया नहीं है। क्योंकि सीटेट रिपीट क्वेश्चन बहुत करता है। थोड़ा बहुत आपको जो है कि चेंजिंग करेगा, रिपीट बहुत, जैसे पक्षियों से, जो है कि थीम से, ठीक ना, हाथियों से, मधुमक्खियों से, ये सारे क्वेश्चन टॉपिक से आते हैं, रिपीट होता है। तो आपको टॉपिक वाइज टॉपिक भी बताएंगे और ऐसे क्वेश्चन भी कराएंगे हर विषय से मिक्स। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत। अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक ना। और जो है कि आप डेली बाय डेली वीडियो को देखिए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को शुभ संध्या।